कल रात को मैंने और मेरे दोस्त ने डिसाइड किया कि आज रात को हम दोनों हॉरर मूवीज देखेंगे। बॉलीवुड हॉरर मूवीज। यप, यू हर्ड इट राइट, बॉलीवुड हॉरर मूवीज। कुछ छुट्टन की दुकान से किराए पर मिल गई और बाकी गूगल पर सर्च करके डाउनलोड कर ली। फिर हम दोनों मेरे घर के बेसमेंट में गए, जिसमें अक्सर मेरे नाती पोते खेलने आते हैं और अपने स्टार वॉर्स के खिलौने छोड़कर चले जाते हैं। अरे ये क्या है? अच्छा, डार्थ मॉल की लाइट सेवर। मेरा टीवी कहाँ गया? यहाँ बैठकर रात भर हम दोनों ने हॉरर मूवीज देखी। भूत भाई, क्या मैं तुम्हें हाथ लगाकर देख सकती हूँ? What the fuck is this? No! God, please, no! 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 मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता। नहीं पीटर, तुम्हें मेरे प्यार का वास्ता, तुम यहाँ हॉरर मूवीज के नाम पे हमें ये कचरा परोसा जाता है। और फाइनली पता नहीं कहाँ से हमें एक ऐसी मूवी मिली जो हमें जिंदगी भर याद रहने वाली थी। शुरुआत में हमें यही लग रहा था कि ये भी ट्रेडिशनल बॉलीवुड हॉरर टाइप ही होगी, लेकिन शुरुआत के 15 मिनट के अंदर ही वी लुक्ड एट ईच अदर एंड वी वर लाइक, ओह माय गॉड, वाओ! तो ऐसा क्या है इस फिल्म में जो इसे खास बनाता है? मूवी के शुरुआती 3 मिनट में ही इसका प्रीमिस सेट कर दिया जाता है, जिसमें एक बाप अपने बेटे को पूर्ति देवी की कहानी सुना रहा है कि कैसे हस्तर के लालच के चलते उसे देवताओं ने मारा और कैसे उसे हमेशा के लिए देवी की कोख में बंदी बना दिया गया। क्योंकि हस्तर का श्राप हमारे लिए वरदान है। मतलब? जब तू अंदर जाएगा तो समझ जाएगा। कौन अंदर जाने वाला है? वो कहाँ जाने वाला है? क्या वो पूर्ति देवी की कोख में जाने वाला है? ये सीन अपने आप में इतना ग्रिपिंग है कि एंटिसिपेशन आपको अगले 90 मिनट्स तक सीट से हिलने भी नहीं देती। खैर, ये मूवी 2017 में आई थी, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप ये मूवी देख चुके होंगे, सो ये एक स्पॉइलर टॉक होने वाली है। फिल्म की कहानी का कोर बहुत ही सिंपल है, ग्रीड। कहानी की शुरुआत भी गांधी जी के कोटेशन से होती है। ग्रीड ही वो कोर फैक्टर है जिसकी वजह से सारे किरदार आपस में एंटेंगल्ड होकर ये प्लॉट बनाते हैं। फिल्म में हस्तर नाम के एक मिथिकल मॉन्स्टर की कहानी दिखाई गई है जो अभिशप्त है भूख का। उसकी भूख नहीं मिट सकती। यही हाल बाकी कैरेक्टर्स का भी है। फिल्म में विनायक राव की कहानी दिखाई गई है जिसकी जिंदगी को 3 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। पहले चैप्टर में हम उसे एक छोटे बच्चे की एज में देखते हैं। वो अपनी माँ और छोटे भाई के साथ तुम्बाड़ गांव में रहता है। उसकी माँ विधवा है। उसका बाप बाड़े में छिपा खजाना ढूंढते ढूंढते मारा जा चुका है। उसके साथ उसकी दादी भी रहती है। उसकी दादी खजाने को ढूंढने में शापित हो चुकी है। जब विनायक का छोटा भाई भी मारा जाता है तो उसकी माँ विनायक के साथ तुम्बाड़ छोड़ देती है। इसके बाद अगले चैप्टर में 15 साल आगे की कहानी दिखाई जाती है। विनायक अब बड़ा हो चुका है, उसकी माँ मर चुकी है और वो भी अपने बाप की ही तरह बाड़े में खजाने के लालच में वापस तुम्बाड़ आता है। उसे देवी की कोख बाड़े के कुएं के नीचे मिलती है।
जिसमें हस्तर रहता है। हर बार हस्तर को अनाज खिलाने पर वो कुछ सोने के सिक्के छोड़ जाता है। विनायक इन्हीं सिक्कों को इकट्ठा करके पुणे के एक पंडित को बेचने लगता है। एक दिन पंडित भी विनायक के पीछे पीछे तुम्बाड़ आ जाता है और खजाना चुराने की कोशिश करता है, लेकिन उसे हस्तर छू लेता है और वो भी वैसे ही शापित हो जाता है जैसे विनायक की दादी हुआ करती थी। इसके बाद चैप्टर 3 में कहानी को फिर से 15 साल आगे दिखाया जाता है। विनायक अब बूढ़ा हो रहा है और अपने बेटे को ट्रेनिंग दे रहा है कि कैसे सिक्के उठा के वो हस्तर से भाग सकता है। एक आखिरी बार विनायक अपने बेटे के साथ देवी की कोख में जाने की कोशिश करता है और हस्तर के थैले को चुराने के चक्कर में वो भी अपनी दादी की तरह शापित हो जाता है। बाहर आकर जब अपने बेटे को वो थैला देने की कोशिश करता है तो उसका बेटा इनकार कर देता है और इस तरह से क्लाइमैक्स पर जो ये ग्रीड का सर्कल पुश्तों से चला रहा था उसे विनायक का बेटा तोड़ देता है। हस्तर असल में कोई मॉन्स्टर ना होकर बल्कि सिर्फ एक आइडिया के जैसा है। लालच, ग्रीड और बाकी सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स उसी के पर्सोनिफिकेशन है। विनायक, उसकी मिस्ट्रेस, पुणे का पंडित, सभी अपने कोर में कहीं ना कहीं हस्तर ही हैं। शुरुआत में विनायक की माँ भी ग्रीड से ही मोटिवेटेड रहती है, यहाँ तक कि जब उसका बेटा मरता है तो एक बार वो उसे लेकर हस्तर के पास भी जाती है कि हस्तर का शाप उसे फिर से जिंदा कर देगा। लेकिन फाइनली वो अपने इरादे को बदल कर इस ग्रीड के सर्कल को तोड़ने की कोशिश करती है। विनायक ने बचपन से अपने माँ के शोषण को देखा है। उसे पता है कि अपॉर्चुनिस्टिक लोग जब पावरफुल पोजीशंस पर होते हैं तो वो कैसे कमज़ोरों का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। इसीलिए वो कमज़ोर नहीं रह सकता और यही उसका मोटिवेशन है जो कभी भी उसकी भूख नहीं मिटने देता। उसे चाहे जितना सोना मिल जाए उसे और चाहिए। खैर, फिनाले पर वो एक हीरोइक एक्ट करके खुद को रिडीम करने की एक आखिरी कोशिश करता है और जब फाइनली उसका बेटा हस्तर के थैले को लेने से मना कर देता है तो विनायक अपनी आखिरी सांस लेने से पहले मुस्कुराता है। हम सब की कुछ ना कुछ ऐसी डिज़ायर्स ज़रूर होती हैं जो मोस्टली बिना वजह है, जिनके सेटिस्फैक्शन के लिए हम चाहे कुछ भी कर लें वो शांत नहीं होती। वो पावर, वेल्थ, कंट्रोल, सेक्स कुछ भी हो सकती हैं। ये फिल्म हमें यही दिखाने की कोशिश करती है कि ऐसी टेम्पटेशंस हमें कहाँ से कहाँ लेकर जाती हैं। फिल्म का कैमरा वर्क कमाल का है। तुम्बाड़ में देवता के शाप से हमेशा बारिश होती रहती है। डायरेक्टर ने इस बारिश का यूज़ किया है प्लॉट के मूड से सीन को मैच करने के लिए। कॉन्स्टेंटली होती बारिश की वजह से ये मूवी और भी ज़्यादा डिप्रेसिंग और क्रीपी लगती है। बचपन में अपने नानी से भूत प्रेत की कहानियाँ सुनकर मैं अपने मन में जैसी तस्वीरें बनाया करता था, ये मूवी हमें वैसी ही तस्वीरों में वापस लेकर जाती है। और इस सब के बावजूद फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 13.6 करोड़ था। उसी साल आई टाइगर जिंदा है का 339 करोड़ था। गोलमाल अगेन का 205 करोड़ था। इवन जुड़वा 2 का 138 करोड़ था। इससे पता चलता है कि हम बस सिनेमा हॉल में बैठकर जुड़वा 2 टाइप मूवीज़ देखते हुए बॉलीवुड को गाली देना जानते हैं। जब कोई रिस्क उठाता है कुछ नया करने की तो हम उसे पे ऑफ नहीं करते। फाइनली माई टेक ऑन दिस मूवी इज दिस इज द मूवी दैट वी डोंट डिजर्व। Hey everybody, thank you so much for watching. Subscribe to this channel if you are new for more videos and please like and comment, क्योंकि आपका हर एक लाइक और कमेंट इस चैनल को ग्रो करने में हेल्प करेगा।